वेलकम। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, गैस पावर साइकिल्स। इनिशियली हम सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। उसके कुछ अरसे बाद मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर थ्योरी के भी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। गैस पावर साइकिल्स की जो ये प्लेलिस्ट है, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। यकीन करें, इसमें बहुत मज़े की चीज़ है और हमारी ज़िंदगी की जितनी भी रौनक है वो इन्हीं पावर साइकिल्स की वजह से ही है। अगर एज्यूम करें, अगर ये गैस पावर साइकिल्स ना हो तो हमारे आसपास जितनी भी गाड़ियां हैं, कार, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल, जहाज़, स्पेसक्राफ्ट, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो ज़रा सोचें ज़िंदगी किस तरह की होगी। अब ये गैस पावर साइकिल होते क्या हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे मैंने डिफरेंट कलर्स में शो किया हुआ है, गैस और पावर साइकिल। बाद में हम इनका कलेक्टिव मीनिंग देख लेंगे। पावर साइकिल, अब ये दो वर्ड्स हैं, पावर साइकिल्स। अभी हम क्योंकि थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो ये साइकिल्स जो होंगे ये थर्मोडायनामिक साइकिल्स होंगे। तो पावर साइकिल्स ऐसे थर्मोडायनामिक साइकिल्स होते हैं जिनमें पावर प्रोड्यूस होती हैं। ये मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो पावर साइकिल्स आर दोज थर्मोडायनामिक साइकिल्स ड्यूरिंग विच पावर इज़ प्रोड्यूस्ड। और अगर इन पावर साइकिल्स के दौरान हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो गैस की हालत में रहे, यानी उसकी जो मैटर की स्टेट है वो गैस रहे, तो हम इन साइकिल्स को कहते हैं गैस पावर साइकिल्स। यहाँ पे जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो है गैस। गैस पावर साइकिल्स ऐसे थर्मोडायनामिक साइकिल्स होते हैं जिनके दौरान पावर प्रोड्यूस होती है और वर्किंग फ्लूइड गैस की हालत में रहता है। और जो डिवाइसेस इन साइकिल्स के मुताबिक काम करते हैं उनको हम कहते हैं इंजन्स। दोस्तों, अब तक तो हमने बात कर ली कि गैस पावर साइकिल्स होते क्या हैं और जो डिवाइसेस इन पावर साइकिल्स के मुताबिक काम करते हैं हम उनको इंजन्स कहते हैं। अब हम इनके थोड़े एनालिसिस की बात करते हैं कि इंजन का एनालिसिस हमने किस तरह करना है, इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स, इसकी आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, इसका ऑपरेशन, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो एक्चुअल गैस पावर साइकिल है या एक्चुअल जो इंजन का ऑपरेशन है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है उसको एनालिसिस करना, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होती है और जिन कंडीशंस के अंदर वो काम कर रहा होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम होती हैं। और आपको याद होगा कि हमने थर्मोडायनामिक्स बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट में ये डिस्कस किया था कि थर्मोडायनामिक्स डील्स विद इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो इक्विलिब्रियम स्टेट्स का क्या मतलब है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस शो करता हूँ। इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये पिस्टन कंप्रेस कर रहा है तो हम पिस्टन को बड़ा स्लोली मूव कराएंगे ताकि सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली बढ़े। यानी अगर पिस्टन की फाइनल पोजीशन मैं यहाँ पे अगर शो करूँ, अगर इस मौका पर पिस्टन के अंदर का प्रेशर वो था 1 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर कंप्रेशन के बाद मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इसका हो गया 1.1 एटमॉस्फेयर, तो ये थ्रू आउट सेम होगा। इस तरह की हम स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन ये स्टेट हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है और एक्चुअल इंजन के ऑपरेशन में हमें इतना टाइम नहीं मिलता। आपने गाड़ी चलाते हुए या बाइक चलाते हुए कभी आरपीएम वाला जो मीटर है उसके ऊपर नोट डाउन किया होगा, तो आरपीएम तकरीबन 3000 होते हैं, 4000, 6000 इस रेंज में होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अंदर जो ऑपरेशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इंजन के अंदर पिस्टन बहुत स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाती। तो इस नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से और बेशुमार लॉसेस की वजह से एक्चुअल इंजन का ऑपरेशन को डिस्कस करना और उसका एनालिसिस करना इंतहाई मुश्किल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है। अब इसका हल ये है कि हम इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं, कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं ताकि एनालिसिस आसान हो जाए और हम इंजन के जो मेजर पैरामीटर्स हैं, यानी पावर आउटपुट किन पे डिपेंड करती है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है, तो हम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें। तो अब इन जब सिंप्लीफिकेशंस को हम अप्लाई कर लेते हैं, अब वो सिंप्लीफिकेशंस क्या क्या हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में ही बताता हूँ। जब हम सिंप्लीफिकेशंस को अप्लाई कर लेते हैं तो जो हमारा साइकिल हासिल होता है उसको हम कहते हैं आइडियल साइकिल। इसको डील करना, इसका एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। इसके दौरान हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस हासिल होती हैं और थर्मोडायनामिक्स जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के साथ ही डील करती है, तो हम आसानी से जो है ना इंजन का एनालिसिस कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इंजन आखिर होता क्या है। इसको मैं पहले थोड़ी सी एक डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो
तो दोस्तों इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है कि जिसको हम केमिकल एनर्जी किसी भी ऑयल यानी पेट्रोल, डीजल, लाइट डीजल, हाई ऑक्टेन किसी भी फॉर्म में केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो उसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है। इस डिवाइस को हम सादा तरीन ज़बान में हम इंजन कहते हैं। अब इंजन कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इसका फ़ैसला इस चीज़ पर होता है कि वो इस केमिकल एनर्जी को कितना बेहतर तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। अब उसकी हम इस सलाहियत को हम थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं कि वो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कितना बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट कर रहा है। तो यही हमने फार्मूला लिख दिया कि वर्क नेट जो हमें इंजन के बाद हमें वर्क मिल रहा है ओवर क्यू इन, यानी जो हमें केमिकल एनर्जी सप्लाई की है, इसकी रेशो को हम कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी। ये जितना नेटवर्क ज़्यादा होगा उतनी थर्मल एफिशिएंसी इंजन की ज़्यादा होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हम एक्चुअल साइकिल्स को थोड़ी में सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, अजम्पशंस करते हैं। उन सिंप्लीफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि वो सिंप्लीफिकेशंस आखिर होती क्या हैं। पहली तो ये है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि इंजन के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। जहाँ भी पार्ट्स तो आपस में रगड़ खा रहे हैं, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप में, उनके दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है, आइडल फ्लो हो रहा है और पार्ट्स एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खा रहे। और मुख्तलिफ पाइप्स के अंदर जब ये फ्लूइड मूव कर रहा है तो इसका दौरान कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं आ रहा, ये दीवारें उसके फ्लो को रोक नहीं रही। दूसरा क्या होता है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के सारे प्रोसेस हैं उनको हम कॉसी इक्विलिब्रियम के तौर पर डील करते हैं। यानी वो एक्सपेंशन या कंप्रेशन इस तरह होती है कि इक्विलिब्रियम के करीब करीब होती है। कॉसी का मतलब होता है नियर। इस तरह ये कि इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों को जो पाइप्स या ट्यूब्स कनेक्ट कर रही होती हैं उनको हमने अच्छी तरह से इंसुलेट किया होता है कि उनसे जो हीट होती है वो बाहर नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पर ये पाइप है तो इसके बाहर हमने इंसुलेशन लगाई होती है ताकि इससे हीट बाहर ना जा सके। एक और अजम्पशन जो हम लिया करते हैं वो ये कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की जो चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द इंजन वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती बनिस्बत इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज़ के। ये वैल्यूज़ ज़्यादा मैटर करती हैं बनिस्बत इनके, जो हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को इतना ज़्यादा नहीं डील करते। अब जो मैंने अभी तक सारा कुछ डिस्कस किया उसको मैं समराइज़ कर लेता हूँ कि गैस पावर साइकिल्स एक ऐसे साइकिल्स होती हैं जिनके दौरान पावर प्रोड्यूस होती है। इनके दौरान वर्किंग फ्लूइड गैस की हालत में रहता है, अपनी फेज़ चेंज नहीं करता गैस से। दूसरा ये है कि जो इनका एनालिसिस मुश्किल होता है हम उसको कुछ सिंप्लीफिकेशंस करके आसान बनाते हैं और जो रिजल्टिंग साइकिल होता है उसको हम कहते हैं आइडियल साइकिल, और ये हमें क्लोज पिक्चर देता है जो एक्चुअल साइकिल्स होते हैं उनकी। तीसरा ये कि इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में या वर्क में कन्वर्ट करता है। तो अब उसकी इस सलाहियत को हम थर्मल एफिशिएंसी की मदद से मेजर करते हैं, यानी थर्मल एफिशिएंसी नेट वर्क आउटपुट ओवर हीट इनपुट। अब जो भी इंजन होगा, चाहे वो गैस टरबाइन हो, पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो या कोई स्पेस क्राफ्ट का इंजन हो, उसकी हम एफिशिएंसी इसी तरीके से ही मालूम करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझाया है, आपका कुछ इंटरेस्ट बना है गैस पावर साइकिल में। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।